गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्वथनांक में उन्नयन के बारे में बात कर रहे थे, जिसे मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से किसी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाने से विलयन का क्वथनांक बिंदु है जो बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे पानी जो होता है, इसके बारे में बताया था मैंने भाई आपको कि शुद्ध पानी जो होता है वो 1 atm दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलता है। वैसे क्या होता है कि अगर मान लो उसी शुद्ध जल के अंदर अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो क्या होगा। अवाष्पशील विलय मिलाने से क्या होता है कि वो 1 atm दाब पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पित होने के बजाय अब वो 102, 103 या 104 है ना, उस पे वाष्पित होता है। इस कारण मैंने आपको बता दिया कि द्रव की जो कण होते हैं वाष्प विलय के, वो क्या होते हैं कि वाष्पित होना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होती है कि द्रव की सतह पर उपस्थित ठोस कण क्या करते हैं, उससे टकराते हैं और वापस उसको द्रव में वाष्प में बदलने के बजाय वापस उसको द्रव में ही कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, जिससे द्रव वाष्पित होने के बजाय वापस उसी फेज में वापस रह जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करी थी हमने। तो इस पे लिखने वाले थे हम, तो सबसे पहले आप इसके बारे में लिखिए, लिखो यदि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो यदि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, उसका वाष्प दाब घट जाता है, अतः क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, अतः क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, वाष्प दाब घट जाता है, अतः क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे लिखना, क्योंकि द्रव की सतह पर अवाष्पशील विलय आ जाते हैं, अवाष्पशील विलय आ जाते हैं, जिससे द्रव के कण वाष्पित नहीं हो पाते, जिससे द्रव के कण वाष्पित नहीं हो पाते हैं। ठीक है भाई, ये अपने पास क्वथनांक में उन्नयन के बारे में थोड़ा सा डिटेल है। ठीक है, हम इसको मैथमेटिकली आगे बढ़ाते हैं भाई। तो देखो लिखना है, नई लाइन से लिखना, प्रायोगिक रूप से ज्ञात हुआ है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसे लिखो, डेल्टा टीपी जो है वो मोललता के समानुपाती लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर आप ये प्रोपोर्शनल के हटाओगे तो कोई अपने पास नियतांक आएगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास बराबर, ये लिखा केबी, एक नियतांक है भाई, इनटू मोलैलिटी, हिंदी में लिख देता हूं उसको, इनटू मोललता। मोललता का चिन्ह होता है अपने पास स्मॉल एन। ठीक है, आपको यहां देखना है कि केबी जो है, इसको मैं बता रहा हूं आपको क्या चीज है। केबी होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इसको इब्यूलोस्कोपिक नियतांक भी कहते हैं, इसको इब्यूलोस्कोपिक नियतांक भी कहते हैं। ठीक है भाई, पहली चीज तो ये कि डेल्टा टीपी के बारे में मैंने आपको बताया था। डेल्टा टीपी क्या होता है भाई, मैं इसको इधर वापस बढ़ा रहा हूं, इसके नीचे आप लिखते रहना, जैसे कि डेल्टा टीपी जो है वो क्या होता है भाई कि बॉइलिंग अपने पास शुद्ध विलय होता है, उसका क्वथनांक बिंदु। ठीक है, विलायक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु माइनस विलयन का क्वथनांक बिंदु डेल्टा टीपी जो। ठीक है, तो यह है आपके पास
और ये आया मोललता के समानुपाती। तो यहां से अपने पास केबी मिल गया। ठीक है, अब देखो अगर आपको केबी की यूनिट पूछ ली जाए, केबी की इकाई, केबी की इकाई वो देखो क्या होगी। क्या हम केबी को इस तरीके से लिख सकते हैं, केबी बराबर डेल्टा टीबी बट्टा मोललता। ठीक है, डेल्टा टीबी, टीबी का मतलब क्या है, टेम्परेचर ही तो है ये। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन या केल्विन। और ये मोललता का क्या होता है, मोललता का होता है मोल प्रति केजी या मोल प्रति केजी को मैं ऊपर भेज देता हूं, ये आ गया केजी। ठीक है, मोल प्रति केजी। तो यूनिट क्या आ गई केबी की, केल्विन केजी प्रति मोल। तो ये भी ध्यान रखना भैया, केल्विन केजी प्रति मोल, केबी का है अपने पास ये यूनिट इकाई। अब देखो क्या होता है कि जो केबी है अपने पास, ये आप एक स्थिरांक होता है, ये हर एक द्रव के लिए निश्चित होता है, हर एक शुद्ध विलायक के लिए निश्चित मान होता है केबी का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस केबी की वैल्यू आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में। कुछ एक शुद्ध विलायक है, उनके केबी की वैल्यू आपको मोस्टली याद रखनी पड़ती है, जैसे जल की हो गई, बेंजीन की हो गई, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो आपको केबी का मान नहीं दिया गया है और केबी जो है आपको कैलकुलेट करवाना चाह रहा है ना, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सटर्नल डेटा दिया हुआ रहेगा। वो क्या है, केबी का भी अपने पास एक फॉर्मूला होता है भाई। केबी का फॉर्मूला क्या होता है, इसी के नीचे लिखेंगे हम, केबी बराबर आर टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इनटू वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, एल वाष्पन, है ना। एल मतलब क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, एल को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना, कौन सी, वाष्पन की। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में कई बार क्या होता है कि एल की बजाय आपको चेंज करके दे देता है वैल्यू, ये आया इनटू टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इनटू डेल्टा एच वाष्पन, और ये इनटू में ऊपर चला जाता है मॉलिक्यूलर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखना इसको थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो किस तरीके से कि अपने पास यहाँ पहले तो आप ये देखो आर क्या चीज है अपने पास, आर जो है वो हो गया गैस नियतांक, आर जो है गैस नियतांक हो गया। ठीक है, टीपी जो है वो क्या हो गया, विलायक का क्वथनांक बिंदु, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, और एल वाष्पन क्या हो गया, एल वाष्पन जो है वो हो गया अपने पास वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये क्या हो गया भैया अपने पास, डेल्टा एच वाष्पन क्या चीज हुई, ये हो गया अपने पास वाष्पन की एंथैल्पी, वाष्पन की एंथैल्पी। ठीक है भाई, तो देखो आपको इन दोनों में से एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट इन दोनों के रिलेटेड में भी ध्यान रखना है आपको, है ना। तो आप नोट में चाहे आप साइड में लिख देना। वो देखो क्या होता है कि अपने पास जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है ना, वो हमेशा प्रति ग्राम में निकाली जाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है, इसको इसकी इकाई मान लो आप, इसकी इकाई क्या होती है, प्रति ग्राम के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। जबकि एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा प्रति मोल निकाली जाती है। ठीक है ना, तो इन दोनों में रिलेशन देखते हैं क्या है। मतलब मान लो मैंने एल वाष्पन की जगह इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा एच में, तो देखो क्या होता है, डेल्टा एच इसकी इकाई क्या होती है, जूल प्रति मोल। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो आप ऊपर एक हेडिंग डाल दी मैं छोटी सी नोट में, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा तथा डेल्टा एच में संबंध, छोटा सा अपने पास एक पॉइंट है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा एच
जो कि होगा जूल प्रति मोल में। आपने क्या लिखा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा तथा डेल्टा एच में संबंध। ठीक है, तो अपने पास एल वाष्पन जो होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसकी इकाई क्या होगी भाई, जूल प्रति ग्राम। ठीक है, अब देखो चेंजेस करना है अपने को, ये तो मैंने इकाई लिखी है इनकी, कैसे बताया भाई, ये जो ऊष्मा है जूल का मात्रक है, ये प्रति मोल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है, मैंने डिवाइड में मोल लिख दिया। ये प्रति ग्राम में निकाली जाती है, और मैंने प्रति ग्राम कर दिया। तो देखो भाई, डेल्टा एच बराबर ये पड़ा है जूल डिवाइडेड बाय, क्या हम मोल को ग्राम भार बटे अणुभार लिख सकते हैं? ग्राम भार बटे अणुभार। एक चीज बता रहा हूं आपको, छोटी चीज है, आप कई बार इसको ध्यान नहीं देते इस चीज पे। देखो क्या चीज है कि जो केबी है वो हम विलायक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए विलायक के लिए, जो विलायक में घोला, जो विलायक घोलने के लिए काम में ले जाता है, जैसे जल हो गया, बेंजीन हो गया, कुछ भी विलायक है, उस विलायक का केबी कैलकुलेट करेंगे हम हमेशा। ठीक है, तो केबी में अपन वैल्यू पुट करेंगे, वो भी किसकी करेंगे भाई, विलायक के लिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी किसका है भाई, विलायक का। ये लिखा हमने यहाँ पर, ये विलायक का क्वथनांक है ना, टीबी। तो ये जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और ये डेल्टा एच, ये भी किसके लिखेंगे अपन, विलायक की। ठीक है ना, तो अणुभार भी किसका लेंगे हम, विलायक का। ठीक है, तो ये अणुभार को मैं ऊपर भेजता हूं भाई, तो यहां आया आपके पास डेल्टा एच बराबर जूल बट्टे ग्राम इंटू अणुभार। ठीक है, ठीक है भाई, ये अणुभार अपने पास किसका, विलायक का। तो देखना भाई, जूल प्रति ग्राम जो है, क्या मैं इसको वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लिख सकता हूं? तो यह है आपके पास डेल्टा एच बराबर एल वाष्पन इंटू अणुभार। ठीक है, तो देखो मेरे को इसकी जगह लिखना था एल वाष्पन, ये इसकी जगह लिखना था, तो इसको मैं इक्वल कर दूं, ये आ जाएगा डेल्टा एच बटे अणुभार। ठीक है ना, तो क्या हुआ, डेल्टा एच नीचे रह गया और अणुभार ऊपर चला गया। तो ये रिलेशन अपने पास इस चीज में होता है, तो आप ये रिलेशन भी ध्यान रखना सब। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं अपन। लास्ट क्लास में हमने इसमें देखा था भाई कि जो अपने पास क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, वो क्या होता है, मोललता के समानुपाती होता है, और हमने निकाला था कि केबी डेल्टा टीबी जो होता है वो केबी इंटू मोललता के बराबर होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको समझाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूँ भाई किस तरीके से होगा। तो आप एक क्वेश्चन लिखो, देखो सिद्ध कीजिए कि किसी विलय में अवाष्पशील विलय मिलाने से प्राप्त विलयन का क्वथनांक बिंदु शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, कि भाई जो अपने पास जो विलयन बनाया है, उस विलयन का क्वथनांक बिंदु जो है वो अपने शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक क्यों होता है, उसको एक्सप्लेन करना है अभी। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। क्वेश्चन तो आपने लिख लिया, एक पॉइंट समझते हैं अपन, वो है अपने पास एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब क्या है वो लिखो फटाफट। किसी निकाय की अव्यवस्था का क्रम, किसी निकाय की अव्यवस्था क्रम एंट्रोपी कहलाता है। मतलब क्या हुआ, कोई निकाय है, अगर उस निकाय में जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, वो निकाय उतनी ही अधिक ऊर्जा खर्च करेगा। जैसे मान लो आपको मैं बताऊं भाई कि जैसे मान लो आपके पास 1 मोल पानी की वाष्प है और 1 मोल आपके पास बर्फ है। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि कणों की संख्या तो होगी आपके पास समान। अगर कणों की संख्या समान है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि भाई जो एंट्रोपी है वो किसकी ज्यादा होगी, भाई कहां पर ज्यादा अव्यवस्था कहां होगी। तो आप कैसे समझोगे कि भाई जो गैस की यानी वाष्प है उसमें क्या होता है भाई, H2O के कण होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे क्या होता है ऊर्जा का क्षय होता है।
ठीक है। उससे कम किसका हो गया भाई? पानी का। पानी क्या होता है? एक कण दूसरे कण किसे क्या होता है? किसी अंतराणु आकर्षण बल से बंधा हुआ रहता है, इसलिए वो द्रव में होता है। तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? गैस वाले की तुलना में कम। और सबसे कम किसकी हो गई? ठोस की। तो हम क्या करेंगे? एंट्रोपी को समझने के लिए अपने पास 2 पॉइंट है। आप इस पॉइंट पे अपने को समझने के लिए आपको खाली 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। वो क्या है? पहला पॉइंट तो अपने पास ये हुआ कि भाई कणों की संख्या बढ़ने के साथ एंट्रोपी बढ़ती है। तो आप लिख लो इसके नीचे, एंट्रोपी के नीचे, एंट्रोपी में क्या लिखा? किसी निकाय की अव्यवस्था का क्रम एंट्रोपी कहलाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना आप, कणों की संख्या बढ़ने के साथ एंट्रोपी बढ़ता है, बढ़ती है। दूसरा पॉइंट लिखना, गैस की एंट्रोपी द्रव की तुलना में अधिक होती है तथा द्रव की ठोस की तुलना में अधिक होती है। एक पॉइंट और लिख लेना, एंट्रोपी ऊर्जा का मात्रक होती है, या फिर एंट्रोपी का मात्रक ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा के क्रम में हम इसको पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो पहली बात, कणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ एंट्रोपी बढ़ती है। दूसरी क्या चीज है भाई? ठोस जो होता है इसके एंट्रोपी क्या होती है भाई? सबसे कम। उससे ज्यादा किसकी होती है भाई? द्रव की। और उससे अधिक होती है गैस की। ठीक है, एंट्रोपी का क्रम अपने पास। अब हम समझते हैं किसी विलयन के अंदर अपने पास एंट्रोपी किस तरीके से होती है। उस एंट्रोपी के पॉइंट से हम क्या करेंगे भाई? इसको पॉइंट को आगे समझना है अपने को कि भाई जो द्रव होता है उसका सॉल्यूशन यानी विलयन होता है, उसका क्वथनांक बिंदु शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक क्यों होता है। ठीक है, तो देखो हम एक ग्राफ की तुलना में लेते हैं भाई। जैसे मान लो ये एंट्रोपी है ना, ये एंट्रोपी का क्रम है। एंट्रोपी ये ग्राफ है, ऊपर नीचे से ऊपर चलते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? शुद्ध विलायक लिया भाई, शुद्ध विलायक। ये हुआ अपने पास कोई शुद्ध विलायक। ठीक है भाई, अब शुद्ध विलायक के कण हो गए अपने पास। तो शुद्ध विलायक की एंट्रोपी मान ली हमने कि भाई ये वाला मान है एंट्रोपी का, शुद्ध विलायक की एंट्रोपी है, जिसको मैंने नाम दे दिया S1। ठीक है, हमने ये कुछ पॉइंट है इस तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पर ठोस होता, तो मान लो मेरा शुद्ध विलायक जो है वो ठोस होता, तो मैंने इसको मानता हूँ कि भाई इस पॉइंट पे 0 हो गया, ये यहाँ पे मैंने 0 मान लिया। ठीक है, लेकिन शुद्ध विलायक अभी अपने पास कैसा है अभी? द्रव, तो मैंने कुछ बढ़ा के वैल्यू ले ली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैं गर्म कर रहा हूँ। गर्म करके क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? इसकी वाष्प। जैसे मान लो कि अपने पास 100 ml पानी है, तो मैंने 100 ml पानी की क्या बना दी भाई? वाष्प। तो पूरा का पूरा जो है वो वाष्प में बदल गया, विलायक जो है वो वाष्प में बदल गया। क्या द्रव से वाष्प की तरफ गया है तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा भाई? तो एंट्रोपी बढ़ गई। इसको मैंने दे दिया भाई S2। तो अंतर कितना हो गया भाई? अंतर हो गया अपने पास ये वाला, ये मैं लिख दूंगा डेल्टा S। ये विलायक के लिए था तो मैं इसको लिख दिया डेल्टा S विलायक। ठीक है भाई, ये इतना मान हो गया। अब अपन चलते हैं विलयन में। ठीक है, अब शुद्ध विलयन अगर आप लोगे तो क्या होगा भाई? जैसे मान लो विलयन है, विलयन क्या होता है भाई? उसके अंदर विलय भी है और विलायक भी है। ठीक है, विलय और विलायक हो गए। शुद्ध विलायक तो अपने पास इतना ही था, इसमें हमने क्या कर दिया भाई? विलय और मिला दिया, तो इससे एंट्रोपी है वो क्या होगी? बढ़ गई। बढ़ गई इसका मतलब क्या हो गया? इस वाली लाइन से थोड़ा अधिक होगी तो एंट्रोपी विलयन की, तो मैं इस वाली लाइन से इसके कंपैरिजन में इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, तो ये ले लिया भाई। ठीक है, ये एंट्रोपी होगी अपने पास विलयन की, विलयन की एंट्रोपी। इसको मैंने लिख दिया जैसे मान लो S1 है ना, ये विलयन के लिए। अब क्या करना है आपको? इसी पूरे विलयन में आपको क्या करना है भाई? विलयन को आपको करना है वाष्पित। विलयन में वाष्पित कौन होगा? पहली चीज तो ये है कि विलयन में केवल विलायक ही वाष्पित होगा। अवाष्पशील विलय है वो तो वाष्पित होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? वाष्प के कणों की संख्या तो समान ही होगी। 100 ml पानी यहाँ था, 100 ml पानी यहाँ है, लेकिन इस 100 ml पानी के अंदर अपने पास कोई विलय और उपस्थित है। उससे फिलहाल वो क्या बता रहा है? वो आपको कणों की संख्या बता रहा है, कणों की संख्या बता रहा है। इसका मतलब क्या? बढ़ गई, तो एंट्रोपी बढ़ा दी हमने। यहाँ इस पॉइंट पे होनी चाहिए थी लेकिन हमने बढ़ा दी। अब अगर हम इसको वाष्पित करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? खाली तो विलय अपने पास विलायक, ये विलायक, ये क्या होगा? खाली वाष्पित होगा, तो कणों की संख्या तो उतनी ही गई है वहां पर। तो अपने पास ये मान लिया हमने, ये बराबर रहेगी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर रहेगी। क्यों रहेगी वो समझना वापस कि भाई वाष्पित तो वो ही होगा जो विलायक है, विलय तो होगा नहीं।
ठीक है, तो विलायक को हमने क्या कर दिया भाई, वाष्पित। तो एंट्रोपी कितनी रहेगी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर भी कणों की संख्या जितनी है जितनी यहाँ की 1 मोल थे, मान लो यहाँ पर भी हमने 1 मोल लिया, तो 1 मोल के 1 मोल कण क्या किसमें कन्वर्ट हो गए, वाष्प में। यहाँ पर 1 मोल के 1 मोल कण क्या हो गए, वाष्प में परिवर्तित हो गए। तो एंट्रोपी भी क्या रहेगी, समान। ये अपने पास क्या हो गया, वाष्प। ये हमने इसकी वाष्प बना दी, ये इसको दे दिया S2। एंट्रोपी का मान कितना होगा, अंतर कितना होगा, ये लिख दिया हमने डेल्टा S। अब ये विलयन की एंट्रोपी हो गई। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि विलयन के एंट्रोपी का मान जो है वो कम है, विलायक की है वो ज्यादा। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूं, रिजल्ट क्या रहेगा अपने पास, रिजल्ट वो क्या रहेगा कि डेल्टा S विलायक इज ग्रेटर देन डेल्टा S विलयन। ठीक है भाई, ये वैल्यू आई आपके पास। इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको फटाफट राइट डाउन करो, मैं आप पॉज करके राइट डाउन कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है अपने पास। इट गिव्स डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, ये जो अपने पास शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है, अपने पास डेल्टा G जो होता है इसके इस पॉइंट पे वो होता है डेल्टा G 0। तो अपने पास बचा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S बराबर 0। ठीक है ना, क्योंकि ये जो निकाय होगा अपने पास हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि तापमान नियत रख के चलते हैं हम। इसलिए क्या होता है, वाष्प दाब भी क्या लेके चलते हैं, नियत होता है हमेशा। हर एक का पॉइंट का हर एक पॉइंट पे क्या होता है, वाष्प दाब क्या रहेगा, नियत, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह होता है। अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा G 0 होगा। ठीक, ये आया। तो यहां से अपन डेल्टा S लिख देते हैं, डेल्टा मैं सोच लेता हूं, यहां पर T बराबर लिख देता हूं। T बराबर हो गया डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। ये जो T है अपने पास, ये जो T है ये होगा अपने पास बॉइलिंग पॉइंट। T बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या होगा, इस वाले में ये वाली वैल्यू है डेल्टा H, वो तो रहेगी नियत, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अंदर डेल्टा H, किसी रिएक्शन के अंदर डेल्टा H का मान क्या होता है, नियत रहता है। तो डेल्टा H हो गया नियत। अब अगर ये बढ़ेगा घटेगा तो इससे ये पॉइंट बढ़ेगा घटेगा। तो देखो भाई, विलायक का जो अपने पास एंट्रोपी का मान है डेल्टा S, है ना, मैं इसको इधर लिख देता हूं, जैसे Tb ये हो गया अपने पास विलायक के लिए लिख रहा हूं, विलायक बराबर हो गया डेल्टा H, वो तो कांस्टेंट है नियत, डेल्टा S विलायक। ऐसे यहां पर T बॉइलिंग पॉइंट विलयन, वो किसका होगा, डेल्टा H जो कि नियत है, इसका मान सेम रहेगा, और डेल्टा S विलयन। हाँ, तो अब देखो भाई, विलायक की एंट्रोपी का मान है ज्यादा, इसका मान है कम। अगर ये वाली वैल्यू है ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा भाई, कम। अगर ये वाली वैल्यू है कम तो ये वाला मान क्या होगा भाई, ज्यादा। इसीलिए क्या होता है, विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी क्वथनांक बिंदु वो होता है ज्यादा, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। तो यहाँ पर आप ये लिख लेना, अतः यह सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध है कि Tb ऑफ विलायक लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, तो आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, फटाफट लिखो। ठीक है, ये अपने पास क्वथनांक में उन्नयन के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने लिखे हैं। फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान रखना है, जो कौन सा होगा भाई, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू मोलरता। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये आपको सिद्ध करने के लिए बस आपको पता होना चाहिए भाई कि भाई विलयन का जो क्वथनांक बिंदु होगा वो विलायक की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, बाकी क्लास कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।